बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हीमोस्टेसिस में थ्रोम्बोसिस को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस होता क्या है। थ्रोम्बोसिस बेसिकली इट इज़ पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल। अब इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर कुछ क्लॉट बन जाते हैं जो कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, नॉर्मली वो नहीं बनते। अब पहले देखते हैं कि ब्लड क्लॉट बेसिकली होता क्या है। दो टर्म्स है, एक होती है क्लॉटिंग और दूसरी होती है कोगुलेशन। पहले देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कोगुलेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें इन सॉरी जो आती है सालुबल फाइब्रिनोजिन वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, इनसालुबल फाइब्रिन के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन। दूसरी है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसकी, ब्लड की। और जो कोगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा के अंदर भी हो सकती है, जबकि जो क्लॉटिंग है उसके लिए ब्लड का होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा से ये नहीं हो सकती। क्लॉटिंग के अंदर ब्लड सेल्स का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। अब क्लॉटिंग में क्या होता है कि जिस तरह ये पहले फाइब्रिनोजिन कन्वर्ट होगी फाइब्रिन के अंदर। अब इस फाइब्रिन ने क्या करना है, इस फाइब्रिन ने डिफरेंट ब्लड सेल जिनमें आ जाती हैं, रेड ब्लड सेल भी आ गए, कुछ प्लेटलेट्स वगैरह भी आ गए, इनको सराउंड कर लेना है और इनके गिर्द ऐसे एक नेटवर्क बना देना है। तो उस नेटवर्क की वजह से क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। तो ये था कोगुलेशन और क्लॉटिंग के अंदर डिफरेंस है। जब थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोसिस के अंदर ब्लड वेसल के अंदर अब नॉर्मली किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, क्लॉट्स की। अब इन क्लॉट्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिस तरह हम स्टडी कर चुके हैं कि जो क्लॉट होता है इसके अंदर डिफरेंट सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और इनके सराउंडिंग में क्या होती है, फाइब्रिन की लेयर होती है। इस तरीके से ये चलते रहते हैं, डिफरेंट क्लॉट्स बनते हैं, कुछ सेल आ गए, फिर ये फाइब्रिन आ गया। तो इसके अंदर अल्टरनेटिंग लेयर होती है किसकी, फाइब्रिन की। और दूसरी सेल की लाइक रेड ब्लड सेल हो गए, यहाँ प्लेटलेट्स वगैरह हो गया। तो एक ये अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ सेल्स एंड फाइब्रिन होगी। दूसरी इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो क्लॉट्स हैं वो किसके साथ, ब्लड वेसल के साथ अटैच्ड होते हैं। अब ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये थ्रोम्बोसिस को डिफरेंट करती हैं किससे, जो पोस्टमार्टम के अंदर जो क्लॉट्स नज़र आते हैं उससे। क्योंकि पोस्टमार्टम के अंदर जो क्लॉट्स नज़र आते हैं उनके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ एब्सेंट होती है। तो ये था थोड़ा सा क्लॉटिंग के बारे में। फिर हम देखते हैं कि ये क्लॉटिंग ब्लड के अंदर होती क्यों है। इसकी कुछ मेन रीज़न है, जिनमें से तीन हम रीज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली रीज़न, इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसकी डिसरप्शन हो जाती है। एंडोथेलियल लाइनिंग की डिसरप्शन हो जाती है। अब एंडोथेलियल लाइनिंग की डिसरप्शन से किस तरीके से ये क्लॉट मतलब एंडोथेलियल लाइनिंग की डिसरप्शन की वजह से क्लॉट क्यों बनता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर रहा है। तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो रहा है जो कि नॉर्मल एंडोथेलियल लाइनिंग की मौजूदगी में वो क्या हो रहा है, वो क्लॉट नहीं बनता। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से जो नॉर्मल एंडोथेलियल लाइनिंग है वो क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। फिर हम देखेंगे कि जब ये नॉर्मल एंडोथेलियल लाइनिंग है ये डिस्टर्ब होगी तो किस तरीके से क्लॉट जो है वो बन जाएगा। एंडोथेलियल लाइनिंग क्या होती है, ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर होती है। ब्लड वेसल की जो ब्लड वेसल आ गई, ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ये बायोलॉजिकली एक्टिव होती है। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब ये है कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की, ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसकी वजह से ब्लड के जो वेसल के अंदर ब्लड है वो फ्लूइड फॉर्म के अंदर ही मेंटेन रहता है, ये क्लॉटिंग नहीं करता। सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर सिक्रीट करते हैं उनमें से एक है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्पेशली I2। अच्छा, अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये क्या करते हैं, ये दोनों एक तो वेजोडाइलेशन का काम करते हैं, दूसरा ये प्लेटलेट्स है इनके ऊपर, ये प्लेटलेट्स आ गया, प्लेटलेट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद हो गए हैं इन्हें इनहिबिट करती है। जब ये प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो प्लेटलेट्स की जो अटैचमेंट है, चाहे वो प्लेटलेट्स की अटैचमेंट वान विलिबन फैक्टर के साथ है, यहाँ फिर वो प्लेटलेट टू प्लेटलेट अटैचमेंट है वो इनहिबिट हो जाएगी। जब प्लेटलेट टू प्लेटलेट अटैचमेंट या प्लेटलेट टू वान विलिबन फैक्टर अटैचमेंट इनहिबिट हो जाएगी तो क्लॉट जो है वो नहीं बन पाएगा। एक तो ये इस तरीके से जो एंडोथेलियल लाइनिंग नॉर्मल है वो क्लॉटिंग को इनहिबिट करती हैं। दूसरी इसके अलावा ये सिक्रेट करती है ADP डिफॉस्फेटेज। अच्छा, जब हमने प्राइमरी हिमोस्टेसिस को पढ़ा था तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जो प्लेटलेट्स हैं उन्होंने किसके साथ आके अटैच करना है, उन्होंने सब एंडोथेलियल कोलेजन के ऊपर जो मौजूद वान विलिबन फैक्टर हैं उनके साथ प्लेटलेट्स ने आके अटैच करना है। जब ये प्लेटलेट्स की वान विलिबन फैक्टर के साथ अटैचमेंट हो जाएगी तो उसके बाद प्लेटलेट्स के अंदर जो ग्रेन्यूल मौजूद है उनमें से एक
रिलीज़ होगा ADP और दूसरा रिलीज़ होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 तो क्या उसका नाम है, मेम्ब्रेन लेयर से रिलीज़ होगा। लेकिन ये जो ADP रिलीज़ हो रहा है फ्राम ग्रैन्यूल्स, इस ADP का क्या काम था, इस ADP ने प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये प्रमोट करता था। अब ADP डीफॉस्फेटेज ये क्या करता है, ये इस ADP को इनहिबिट करता है। जब ADP नहीं होगा तो प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, उसके नतीजे में क्लॉट नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से जो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर जो नॉर्मल ब्लड है वो फ्लूइड फॉर्म के अंदर फ्लो करता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जो ब्लड वेसल है। एक तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर सर्व कर रही हैं बिटवीन ब्लड, ये आ गया ब्लड के अंदर सॉरी वेसल के अंदर ब्लड, और ये आ गई ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के नीचे आ गई इसकी कोलेजन वगैरह, ये एंडोथेलियल लाइनिंग आ गई ब्लड वेसल की, और ये इसकी सब एंडोथेलियल कोलेजन आ गई। अच्छा, अब जो ब्लड वेसल है ये एज ए यहाँ एंडोथेलियल लाइनिंग है, ये एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर सर्व कर रही है बिटवीन ब्लड, यहाँ प्लेटलेट्स वगैरह कह रहे हैं, और ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग के नीचे जो मौजूद है कोलेजन वगैरह, इन दोनों के दरमियान, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं ये लव टू बाइंड करते हैं किसके साथ, सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ, क्योंकि जब प्लेटलेट सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ बाइंड करते हैं तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और आफ्टर एक्टिवेशन प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी और क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ लीड कर जाएगा। तो इस तरीके से ये एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर सर्व कर रही है और प्लेटलेट की एक्टिवेशन को प्रिवेंट करती है। फिर इसके अलावा जो एंडोथेलियल लाइनिंग है इसके ऊपर कुछ मालिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं, इनमें से एक है वो है हिपेरन लाइक मालिक्यूल लाइक हिपेरन सल्फेट। अब इनका क्या काम होता है, क्योंकि जब हिपेरन सल्फेट ब्लड के ऊपर, ब्लड वेसल के ऊपर या ब्लड की एंडोथेलियल लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट है, तो इनके साथ अगर आके बाइंड कर जाए एंटी थ्रोम्बिन 3, जब एंटी थ्रोम्बिन 3 इनके साथ बाइंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। जब एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिव होता है ये क्या करता है, ये एक तो थ्रोम्बिन की डिस्ट्रक्शन करवाता है, और इसके अलावा डिफरेंट जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं इनकी भी डिस्ट्रक्शन करवाता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल है सॉरी एंडोथेलियल लाइनिंग है इसके ऊपर एक्सप्रेस होते हैं डिफरेंट थ्रोम्बोमॉड्यूलिन मॉलिक्यूल। इनके नाम से पता चल रहा है इन्होंने क्या करना था, इन्होंने जो थ्रोम्बिन है इसके फंक्शन को अल्टर करना था। जब ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसके ऊपर प्रेजेंट हो गया थ्रोम्बोमॉड्यूलिन, जब इसके साथ आके अटैच करना था थ्रोम्बिन ने, जब थ्रोम्बिन इसके साथ अटैच करता है थ्रोम्बिन का फंक्शन अल्टर हो जाता है। नॉर्मली थ्रोम्बिन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। अब जब थ्रोम्बिन इसके साथ बाइंड कर जाएगा, इनके थ्रोम्बोमॉड्यूलिन के साथ बाइंड करेगा, तो इसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो ये नहीं रहेगा, इसका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसने क्या करना होता है, थ्रोम्बिन ने ये एक्टिव करता है प्रोटीन सी को। अब प्रोटीन सी का क्या काम है, इसने एक्टिव करना, इसने डिस्ट्रॉय करना होता है फैक्टर 5 को और फैक्टर 8 को। तो इस तरीके से थ्रोम्बोमॉड्यूलिन जो है वो थ्रोम्बिन है इसका फंक्शन ही अल्टर कर देंगे। नॉर्मली थ्रोम्बिन का करना होता है फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन कन्वर्ट करना होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वही चेंज कर देता है। ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर देता है जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि अब ये तो नॉर्मल तरीके से किस तरीके से जो ब्लड वेसल है, जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो प्लेटलेट की जो ब्लड को फ्लूइड फॉर्म के अंदर मेंटेन करती है। अब हम सपोज करते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल जो ब्लड वेसल है उसमें कुछ डैमेज आ गया। सपोज जो ब्लड वेसल डैमेज हो गया, डैमेज किसी भी वजह से हो सकता है, ये इसकी वजह ट्रोमा भी हो सकता है, इसकी वजह कोई रेडिएशन वगैरह भी हो सकती है, इसकी वजह कोई थीरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, यहाँ वास्कुलाइटिस भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो इम्पॉर्टेंट जो कॉज है जो हमने अभी डिस्कस करना है वो ये है कि इंक्रीज लेवल ऑफ होमोसिस्टेन। अगर ब्लड के अंदर होमोसिस्टेन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये क्या करेगी, ब्लड वेसल को डैमेज करेगी। अब होमोसिस्टेन क्या है, होमोसिस्टेन एक तो ये है कि अमाइनो एसिड है, और अभी हमने जो देखना वो ये है कि इसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। इसकी 2 रीज़न जो बुक पे लिखी है उनमें से एक ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट एंड विटामिन B12। अब इन दोनों की डेफिशिएंसी से किस तरीके से होमोसिस्टेन का लेवल बढ़ेगा, तो नॉर्मली जो फोलेट है वो प्रेजेंट होता है मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट की फॉर्म में। मिथाइलेट या नॉर्मली यानी कि जो फोलेट है वो मिथाइलेटेड होता है। अब इस मिथाइलेटेड टेट्रा हाइड्रोफोलेट ने अपना जो मिथाइल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र करना होता है विटामिन B12 को। अब ये मिथाइल को यहाँ पे आ गया। अब विटामिन B12 में अपना मिथाइल ग्रुप जो ट्रांसफ़र करना होता है होमोसिस्टीन को करना होता है।
अब जब होमोसिस्टीन ये मिथाइल ग्रुप रिसीव कर लेगी तो ये चेंज हो जाएगी किसके अंदर, मिथियोनिन में। तो इस तरीके से जो फोलेट है और विटामिन B12 है ये नॉर्मली ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल कम करते हैं, क्योंकि ये होमोसिस्टीन को चेंज करते हैं मिथियोनिन में। अगर ये फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये पाथवे फॉलो नहीं होगा और उसके नतीजे में मिथियोनिन नहीं बनेगी और होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। एक ये इसकी रीज़न होगी। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टाथायोन सिंथेज डेफिशिएंसी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर सिस्टाथायोन जो सिंथेज है इसकी डेफिशिएंसी होती है और सिस्टाथायोन सिंथेज ने इसने कन्वर्ट करना होता है होमोसिस्टीन को सिस्टाथायोन के अंदर। अब इसकी जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ये कन्वर्जन नहीं होगी और होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या करेगी, वो वेसल की डैमेज करवा देगी। इसके अलावा ये मेंटल रिटार्डेशन की तरफ लीड कर सकती है। इसके अलावा आइज़ की जो लेंस है इनकी डिसओरिएंटेशन या डिसफोकसिंग करवा सकती है। और जो फिंगर्स है, अगर होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो जो फिंगर्स है वो उस पर्सन की लांग हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसकी डिसरप्शन जो है वो लीड करती है किसकी तरफ, कोआगुलेशन की तरफ। सबसे पहले तो एंडोथेलियल लाइनिंग जो है नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी भी वजह से एंडोथेलियल लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गया तो ये सारे के सारे जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसके एंडोथेलियल लाइनिंग के वो नहीं हो पाएंगे। और जब वो एंडोथेलियल के प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं हो पाएंगे तो जो कोआगुलेशन है वो हो जाएगी और ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन जाएंगे। अब दूसरी मेन जो रीज़न है इसकी थ्रोम्बोसिस की वो ये है हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, अच्छा, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट में ये होता है कि जो ब्लड है इसके अंदर जो प्रो कोआगुलेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, या फिर ये हो सकता है इस जो एंटी कोआगुलेंट फैक्टर्स हैं इनकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है। किसी भी वजह से ब्लड के अंदर जो कोआगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। अब हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जब हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है तो उसका मतलब है ये है कि कोआगुलेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुआ है। और कोआगुलेशन प्रोसेस स्पीड अप होने का मतलब क्या है कि फाइब्रिन बहुत ज़्यादा तादाद में बन रही है। जब फाइब्रिन बहुत ज़्यादा तादाद में बनेगी तो क्लॉटिंग की तरफ लीड कर जाएगी। अब पहले हम देखते हैं कि हाइपर कोआगुलेबल स्टेट्स की रीज़न क्या है। इनमें से एक जो रीज़न है वो ये है फैक्टर 5 लेडिन की प्रेजेंट। अब ये फैक्टर 5 लेडिन जो है ये म्यूटेटेड फैक्टर 5 है। इसमें म्यूटेशन क्या है कि नॉर्मली सपोज ये कोई फैक्टर 5 है, इसके ऊपर आके अटैक करना होता है किसने, प्रोटीन सी या प्रोटीन एस ने, ठीक है। अब प्रोटीन सी वगैरह ने अटैक किया तो इन्होंने पहले अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फैक्टर 5 जो म्यूटेटेड है जिसके अंदर जिस फैक्टर 5 लेडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर वो साइट जहाँ पे आके प्रोटीन सी या प्रोटीन एस ने अटैक करना वो साइट ही मौजूद नहीं। जब ये साइट ही मौजूद नहीं तो ना ये प्रोटीन जो है वो अटैक कर सकेंगी और ना इसको डिस्ट्रॉय करेंगी। इसके नतीजे में ब्लड के अंदर जो फैक्टर 5 है इसका लेवल वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर फैक्टर 5 का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो ये कोआगुलेशन की तरफ किस तरह लीड करेगा, क्योंकि कोआगुलेशन के दो पाथ हो सकते हैं, या वो एक्सट्रिंसिक हो सकता है या वो इंट्रिंसिक पाथ फॉलो कर सकता है। लेकिन जो मर्जी पाथ फॉलो हो तो इन दोनों पाथों ने क्या करना, पाथवे ने क्या करना होता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना होता है। अब फैक्टर 10 क्या करता है, ये फैक्टर 10 कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को इंटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन आगे कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन में। लेकिन फैक्टर 10 को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है फैक्टर 5। अब अगर ये फैक्टर 5 मौजूद नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन के अंदर नहीं कन्वर्ट हो सकेगा और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से अगर फैक्टर 5 जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर प्रेजेंट हुआ है तो ये स्टेप जो है बहुत रैपिडली होगा और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा फाइब्रिन बनेंगे। तो एक तो ये वजह होगी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की। दूसरी इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसकी रीज़न हो सकती है ओरल कंट्रासेप्टिव की इनटेक। अब ओरल कंट्रासेप्टिव की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड अप होती है। जब कोआगुलेशन फैक्टर ब्लड के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा के अंदर मौजूद हैं तो ये भी क्लॉटिंग की तरफ लीड कर जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या रीज़न है, इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकती है कि एंटी थ्रोम्बिन 3 है इसकी डेफिशिएंसी हो गई है। अब एंटी थ्रोम्बिन 3 नॉर्मली क्या करती है, नॉर्मली ये डिस्ट्रॉय करती है किसको, एक तो ये डिस्ट्रॉय करती है थ्रोम्बिन को, दूसरा कोआगुलेशन फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय करती है। अब एंटी थ्रोम्बिन 3 नहीं मौजूद होगी तो ना थ्रोम्बिन डिस्ट्रॉय होंगे ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि जब ये
एक्सेसिव तादाद में बन पा रहे हैं और ना ही जो कोगुलेशन फैक्टर है इनकी डिस्ट्रक्शन होगी। अब इसके अलावा एक और इसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि जो हेपेरिन लाइक मालिक्यूल है लाइक हेपेरिन सल्फेट या दूसरे, चाहे वो एंडोथेलियल लाइनिंग वो सिक्रीट करे या हम उन्हें इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी हेपेरिन लाइक मालिक्यूल्स हैं उनका जो एंटी कोगुलेंट फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि हेपेरिन लाइक मालिक्यूल जो होते हैं उनका एंटी कोगुलेटिव एक्शन है वो डिपेंड करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 पे। इन मालिक्यूल हैं जो हेपेरिन लाइक मालिक्यूल है इन्होंने बेसिकली एक्टिवेट करना होता है इसको एंटीथ्रोम्बिन 3 को, इसने आगे से डिस्ट्रक्शन करवानी होती है थ्रोम्बिन की और कोगुलेशन फैक्टर की। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी एंटीथ्रोम्बिन 3 की तो हेपेरिन लाइक मालिक्यूल जो है उनका भी जो एक्शन है वो लॉस हो जाएगा। तो इन पेशेंट्स के अंदर जो हेपेरिन है वो एज ए एंटी कोगुलेंट काम नहीं कर सकती, तो इन पेशेंट्स को पुमाडिन एज ए अल्टरनेटिव एंटी कोगुलेंट दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक रीज़न और भी हो सकती है, वो ये है कि प्रोथ्रोम्बिन 2021। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो जीन्स है जिन्होंने प्रोड्यूस करनी है क्या प्रोथ्रोम्बिन, इसके अंदर सपोज यहाँ पे कोई म्यूटेशन आ गई है, सपोज वो जीन है जिन्होंने प्रोड्यूस करनी थी प्रोथ्रोम्बिन, इन जीन के अंदर आ गई म्यूटेशन है। अब इन जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, इस म्यूटेशन के नतीजे में क्या होगा, बहुत नॉर्मल तादाद से ज़्यादा मैसेंजर आरएनए बनेगा और वो मैसेंजर आरएनए बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर किस प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट होगा, वो प्रोटीन की होगी क्या होगी प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जीन के अंदर म्यूटेशन आएगी जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन जो है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बन रही है, और प्रोथ्रोम्बिन जब बहुत ज़्यादा बनेगी तो प्रोथ्रोम्बिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करेगा, वो फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन कन्वर्ट करेगा और वो क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ लीड कर जाएगी। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस इनकी डेफिशिएंसी हुई है, क्योंकि प्रोटीन सी और एस ने क्या करना है, इन्होंने फैक्टर 5 और फैक्टर 8 की डिस्ट्रक्शन करवानी होती है। तो जब ब्लड के अंदर जब हमें ज़रूरत होती है कि हमने जो कोगुलेशन है उस पाथवे को उसकी स्पीड को कम करना है या उसे स्टॉप करना है, उसे इनहिबिट करना है, तो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस इनको फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय करवाती है, जिसकी वजह से कोगुलेशन का प्रोसेस जो है वो नॉर्मली वो रुक जाता है। लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई है तो ज़रूरत पड़ने पर ये जो कोगुलेशन का पाथवे है वो रुकेगा नहीं और बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ लीड कर जाएगा। अब इसके अलावा प्रोटीन सी और एस से रिलेटेड क्लिनिकल ये है कि अगर किसी पर्सन के अंदर प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी है तो उसे हम वारफेरिन एज ए एंटी कोगुलेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वारफेरिन एंटी कोगुलेंट है, इसने क्या करना था, इसने कोगुलेशन फैक्टर हैं इनको डिस्ट्रॉय करना होता है। कौन से फैक्टर, लाइक फैक्टर 7 हो गया, फैक्टर 10, फैक्टर 2 हो सकता है, फैक्टर 9 होता है। लेकिन एक तो ये टारगेट करते हैं कोगुलेशन फैक्टर, लेकिन इनका जो वारफेरिन का जो मेन टारगेट होता है वो होती है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। अब जिस पर्सन के अंदर पहली प्रोटीन सी और प्रोटीन एस कम तादाद में मौजूद है, इनके अंदर ये जाके वारफेरिन अगर हम एज ए क्वांटिटी कोगुलेंट देंगे तो इनको फर्दर डिस्ट्रॉय कर देगी, उसकी वजह से बहुत अबनॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ऐसे पर्सन के अंदर जो थ्रोम्बोसिस है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एज ए पर्सन के अंदर वारफेरिन थेरेपी जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है। अब एक और रीज़न जो है वो थ्रोम्बोसिस की वजह क्या हो सकती है, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड फ्लो। अब नॉर्मली ब्लड फ्लो जो होता है वो नॉर्मली ब्लड फ्लो जो वेसल के अंदर होता है वो होता है कंटिन्यूस प्लस लेमिनल फ्लो का क्या मतलब, ब्लड जो है वैसे लेयर्स के अंदर मूव करते हैं, और जो सेंटर वाली जो लेयर है इसके अंदर ब्लड की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है, और जो पेरिफेरी के साथ जो लेयर्स हैं इनकी स्पीड जो है वो मिनिमम होती है। ये नॉर्मल ब्लड का फ्लो है कंटिन्यूस प्लस लेमिनर। लेकिन अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है उसमें, यानी कि नॉर्मल ब्लड फ्लो कंटिन्यूस, तो ये अगर ब्लड फ्लो स्टेसिस ब्लड की स्टेसिस हो जाती है, ब्लड फ्लो करना रुक जाता है, यहाँ पे लेमिनर से ये टर्बुलेंट के अंदर चेंज होता है, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नॉर्मल ब्लड का फ्लो जो है वो क्या काम करता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वो क्या करता है, जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं इनको ब्लड के अंदर डिस्पर्स रखते हैं और इन्हें एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ ये टच नहीं होने देता हो, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर ब्लड का जो नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया, वो टर्बुलेंट हो गया है, यहाँ ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया, तो इसकी वजह से प्लेटलेट्स हैं उनकी एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, और उन एक्टिवेशन की वजह से क्या हो सकती है, थ्रोम्बोसिस। अच्छा, अब हमने थ्रोम्बोसिस की 3 जो रीज़न पढ़ी, उनमें से वो कौन कौन सी रीज़न था थ्रोम्बोसिस की काज़ी। एक था हमने पढ़ा था कि एंडोथेलियल
लाइनिंग की डैमेज की एंडोथेलियल लाइनिंग का डैमेज होना। दूसरा हमने पढ़ा था हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, और तीसरी है डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब इन तीनों को हम क्या कहते हैं, विर्को ट्राइएड। तो इन तीनों काजेज को हम विर्को ट्राइएड भी कहते हैं। जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो ब्लड वेसल है इनमें एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट होती है। ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की कुछ रीज़न हो सकती है, जिनमें से एक रीज़न जो मेन रीज़न है वो ये एंडोथेलियल लाइनिंग की डिसरप्शन। नॉर्मली जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो ब्लड के अंदर ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसे फ्लूइड फॉर्म के अंदर मेंटेन करती हैं। कुछ तरीके हैं जिससे वो मेंटेन करती है। उनसे एक ये है कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो सिक्रेट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, बोथ ऑफ विच आर एंटीप्लेटलेट्स एग्रीगेशन। और इसके अलावा ये क्या करती है, ये एडीपी डीफॉस्फेटेज सेक्रेट करती है जो कि डिस्ट्रॉय करती है या फिर इनहिबिट करती है लेवल को। एडीपी क्या करती है, प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करती है। इसके अलावा एंडोथेलियल लाइनिंग एज ए फिजिकल बैरियर सर्व कर रही है बिटवीन प्लेटलेट्स एंड सब एंडोथेलियल कोलेजन, और जिसकी वजह से जी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन ऐसे प्रिवेंट करती है। फिर इसके अलावा ब्लड एंडोथेलियल लाइनिंग के ऊपर मौजूद होते हैं हिपेरल लाइक मॉलिक्यूल जो कि एंटीथ्रोबिन 3 को एक्टिवेट करते हैं। जब एंटीथ्रोबिन 3 एक्टिवेट हो जाती है तो उसने क्या काम करना होता है, उसने डिस्ट्रॉय करना होता है किसको, डिफरेंट क्या उसका नाम है, थ्रोम्बिन को डिस्ट्रॉय करना होता है, डिफरेंट जो कोगुलेशन है फैक्टर है। इसके अलावा थ्रोम्बो मॉडलिंग प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर, जिन्होंने फंक्शन अल्टर करना होता है थ्रोम्बिन का नॉर्मली फंक्शन होता है फाइब्रिनोजिन, कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन। लेकिन इसमें अगर थ्रोम्बिन अल्टर हो गया तो उसने क्या करना होता है, प्रोटीन सी को एक्टिव करना होता है। प्रोटीन सी क्या करती है, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा एक और इसके अलावा क्या उसका काम है, जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसकी डैमेज कुछ रीज़न है वो देखते हैं वो कैसे डैमेज हो सकती है। उसकी वजह ये भी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ रेडिएशन हो सकती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। लेकिन जो मेन रीज़न जो आज हमने स्टडी किया वो है होमोसिस्टेन का लेवल बढ़ना। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है फोलेट एंड विटामिन B12 का लेवल का कम होना, या फिर इसकी एक जो रीज़न हो सकती है वो सिस्टाथायोन सिंथेज जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर इसके अलावा एक जो मेन रीज़न है इसकी थ्रोम्बोसिस की वजह हाइपरकोगुलेबल स्टेट। हाइपरकोगुलेबल स्टेट के अंदर जो प्रोकोगुलेंट्स है वो ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं और एंटीकोगुलेंट्स कम तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। और इसकी क्या रीज़न हो सकती है हाइपरकोगुलेबल स्टेट की, इसकी एक रीज़न हो सकती है फैक्टर 5 लेडन की डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लेडन का मौजूद होना। वो फैक्टर 5 लेडन म्यूटेटेड फैक्टर 5 है जिससे जो प्रोटीन सी और एस से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर इसके अलावा हमने देखा कि एक इसकी रीज़न हो सकती है वो होती है ओरल कंट्रासेप्टिव्स का मौजूद होना है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स क्या करती हैं, ये कोगुलेशन फैक्टर की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करती हैं। फिर इसके अलावा एक और रीज़न इसकी हो सकती है एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी। एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी की वजह से हिपेरल की जो मॉलिक्यूल है इनका एंटीकोगुलेंट फंक्शन जो है लॉस हो जाएगा। फिर इसके अलावा म्यूटेटेड प्रोथ्रोम्बिन जीन्स उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्सेसिव लेवल के अंदर मौजूद होती है, और ये भी एक रीज़न हो सकती है हाइपरकोगुलेबल स्टेट की। फिर इसके अलावा अगर प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी है तो ये भी हाइपरकोगुलेबल स्टेट की तरफ लीड कर जाएगी, और ऐसे पर्सन के अंदर वारफेरिन जो थेरेपी है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है। फिर इसके अलावा एक और जो तीसरी एंड लास्ट रीज़न है वो ये है डिस्टरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, वो नॉर्मली जो कि लैमिनर कंटिन्यूस है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से प्लेटलेट जो है उनकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगी, और प्लेटलेट्स एक्टिवेशन की वजह से क्या हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस। तो ये था आज का हमारा थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड लेक्चर।